हमने जूम लेक्चर्स की मीटिंग में निशा और उषा क्वेश्चंस के पूरी तरह से डिस्कस किया था। तो वहाँ हमें पता चला था कि हमें वी गोइंग टू प्रिपेयर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ निशा एंड उषा, लेजर ऑफ ओल्ड कंपनी निशा एंड उषा, and we also going to prepare the balance sheet after amalgamation of Ujala Limited. Here किसी भी amalgamation के क्वेश्चन को शुरू करने से पहले the first point we should understand whether it is amalgamation or whether it is absorption. Second, we should understand the method of PC. कौन सी मेथड से PC परचेज कंसिडरेशन ढूंढना है, तो या तो नेट एसेट होगा या तो नेट पेमेंट होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में नेट एसेट है। Third thing, what you going to prepare, whether it's an old journal entry or old company ledger, whether it will be new company journal or new company balance sheet. इन 3 स्टेप्स को समझे बिना आप कभी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू नहीं कर सकते। आपको 3 चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझनी है क्वेश्चन पढ़ के। फर्स्ट, क्वेश्चन अमालगमेशन है या एब्जॉर्प्शन है। सेकेंड, यू शुड अंडरस्टैंड कि from which method you going to find out the purchase consideration, whether it is net asset or a net payment. Third, what you going to prepare in answer from the question, मतलब क्वेश्चन पढ़कर हमें आंसर में क्या लिखना है, whether it will old journal or old ledger, whether it will new journal or a new balance sheet, or whether you going to prepare a balance sheet of a new company. इतनी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझनी है। यहाँ मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है जैसे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था ड्यूरिंग द मीटिंग सेशंस। परचेज कंसिडरेशन ऑफ निशा एंड उषा हम ड्रॉ करेंगे अंडर द नेट एसेट मेथड। चलो हम क्वेश्चन वापस से मैं आपको पढ़ाते हुए डिस्कस कर रहा हूँ। द टू कंपनी एग्री टू अमालगमेट फॉर्म अ न्यू कंपनी ऑफ उजाला विच टेक ओवर द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ बोथ द कंपनी। दैट इज अ इंफॉर्मेटिव adjustment below the first line of the balance sheet. Below the balance sheet first line थी ये, the authorized share capital of the company of Ujala Limited is ₹20 lakh consisting 2 lakh equity share of 10 each. ये भी इंफॉर्मेशन है, ये जब न्यू कंपनी की बैलेंस शीट होगी तो उसके नोट्स में लिखी जाएगी। नेक्स्ट, द both the company are to be received 10% of the net value of the assets of the Nisha Limited are taken over at a 90% of the book value with the exception of land and building. मतलब land and building छोड़कर निशा लिमिटेड के सारे ही assets 90% वैल्यू में लिखे जाएंगे। तो पहले हम assets के नाम लिख लेते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लिखेंगे sundry assets। तो पहला assets है land and building, दूसरा असेट्स है प्लांट एंड मशीनरी, तीसरा असेट्स है स्टॉक। आप बैलेंस शीट में से देखते जाइए, एक के बाद एक असेट साइड का असेट में लिख रहा हूं, डेटर्स देन बैंक। टोटल 5 असेट्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं, हमने पांचों लिख दिए। इसमें लैंड एंड बिल्डिंग को बुक वैल्यू पे लेना है, बाकी सारे असेट्स को निशा लिमिटेड के 90% पे लेना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 70,000 रुपीज, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 2,20,000। तो 2,20,000 का 90% दैट इज 1,98,000 रुपीज। नेक्स्ट, स्टॉक की वैल्यू 35,000 है तो इसको भी 90% पे लेंगे, दैट इज 31,500। देन द वैल्यू ऑफ डेटर्स इज 25,000 तो उसको भी 90% वैल्यू पे लेंगे, दैट इज 22,500। द कैश बैंक 6,000 है, कभी भी कैश बैंक 100% ही लिया जाता है, वो कभी 90% पे होता नहीं है। नेक्स्ट, उषा लिमिटेड के क्या है? द उषा लिमिटेड के बारे में बोला गया कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तो इट विल बी शुड बी एज्यूम दैट कि हमें उसे बुक वैल्यू मतलब कि बैलेंस शीट वैल्यू पे लेना है। गाइस बहुत अच्छे से समझिए, उषा लिमिटेड की इंफॉर्मेशन ऑफ असेट्स कुछ नहीं दिए हैं, तो उसकी जो बैलेंस शीट में कीमत है, जो वैल्यू है, उसी वैल्यू को हम इधर मेंशन करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपया, 18,000 इज योर स्टॉक वैल्यू, डेटर्स वैल्यू इज 16,000 and the bank value is 2,000. यह द टोटल असेट्स हो चुके हैं आपके। सारे असेट्स का हम टोटल करेंगे तो हमें टोटल असेट्स मिल जाएगा गाइस
8,000 16 एक 3 1,36,000 5 5 10 1 9 10 12 6 18 1 8 9 17 3 20 तो 22 2 3,28,000. दिस इज टोटल असेट्स एट अ रिवाइज वैल्यू. टोटल असेट एट अ रिवाइज वैल्यू. इस असेट्स की वैल्यू में से गाइस लायबिलिटी की वैल्यू हमें क्या करनी है, माइनस करनी है. इस क्वेश्चन में 3 लायबिलिटी है गाइस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स और डिबेंचर्स. डिबेंचर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, डिबेंचर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और सन्ड्री क्रेडिटर्स. हम तीनों को यहाँ लिखेंगे. मैं लिख रहा हूँ लेस सन्ड्री लायबिलिटी, सन्ड्री लायबिलिटीज. उसमें फर्स्ट लिखेंगे 15% डिबेंचर. नेक्स्ट sundry creditors, I hope you understand that is, and then last employee provident fund. These 3 liabilities are there. Now total assets के बाद आएगा total liability. now adjustment में किसी भी liability की revised value नहीं दी हुई है, इसलिए हमने जो वैल्यू बैलेंस शीट में लिखी है वही वैल्यू हमें यहाँ पीसी में लिखनी है, परचेस कंसिडरेशन में लिखनी है. तो डिबेंचर्स की वैल्यू निशा में है 40,000, उषा में है 0. क्रेडिटर्स की वैल्यू निशा में है 30,000 और 16,000 है उषा में. नेक्स्ट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की कीमत 6,000 यहाँ है और उषा में है 0. ना टोटल ऑफ दिस इज 76,000 एंड 16,000. अब टोटल असेट्स की वैल्यू में से टोटल लायबिलिटी की वैल्यू हम माइनस करेंगे तो हमें नेट असेट वैल्यू मिलेगा. गाइस क्या मिलेगा? नेट असेट वैल्यू. टोटल असेट 3,28,000 में से 76,000 हम अगर डिडक्ट कर दे, माइनस कर दे, तो 8 में से 6 गया 2, 32 में से 7 गया तो 2,52,000. 136 में से 16 गया तो 1,20,000. दैट इज नेट असेट वैल्यू. इस नेट असेट वैल्यू का गुडविल लेना है, दैट इज 10%. एज पर द क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है, गुडविल विल बी कंसीडर्ड एज अ 10% ऑफ द नेट वैल्यू. तो गुडविल की वैल्यू है 10%. 25,200 आएगा बेटा एंड 12,000 यहाँ पे आ जाएगा. तो टोटल परचेस कंसिडरेशन value is 2,77,200, 1,32,000. So guys ये यहाँ तक हमारा पीसी का है. अब हमें ये निशा और उषा की वैल्यू को प्लस कर देना है. ये कहाँ काम में आएगा? ये लेटर ऑन जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें ये सारे फिगर्स यूटिलाइज होंगे, इसीलिए हम दोनों ही असेट्स को मर्ज कर रहे हैं. 49,500, 22 and 16 38,500, then 6 plus 2 8,000, 40,000. हमें सिर्फ असेट्स और लायबिलिटी को प्लस करना है, तो रेस्ट ऑफ द चीज जहाँ टोटल वैल्यूज लिखी है उसे प्लस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. उतना टाइम बच जाएगा आपका. 37,200. दैट इज गुड. नाउ आउट ऑफ दिस वी गोइंग टू प्रिपेयर नाउ लेजर ऑफ ओल्ड कंपनी. हम ओल्ड कंपनी के लेजर बनाएंगे. सो व्हाइल यू ड्राइंग द ओल्ड कंपनी लेजर हमें सिर्फ बैलेंस शीट पे नजर रखनी है, हमें एडजस्टमेंट पे ध्यान अभी नहीं देना है. फर्स्ट पूरी बैलेंस शीट को हमें लेजर्स में शिफ्ट करना है. तो कितने लेजर्स हमें बनाने हैं? जब ओल्ड कंपनी की लेजर्स बनाएंगे तो एक रियलाइजेशन और न्यू कंपनी, ये 2 लेजर फिक्स है. अगर क्वेश्चन में इक्विटी दिया है तो इक्विटी शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर कैपिटल बनेगा. इक्विटी शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर कैपिटल बनेगा. अगर प्रेफरेंस शेयर दिया है क्वेश्चन में बैलेंस शीट में तो प्रेफरेंस शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी बनेगा. पर फिलहाल इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर नहीं दिया है, इसलिए हम प्रेफरेंस नहीं बनाएंगे, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर कैपिटल बनाएंगे. सो गाइस फर्स्ट असेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन. जितने भी असेट्स है वो सारे के सारे बैलेंस शीट से उठा के हम रियलाइजेशन की डेबिट साइड में लिखेंगे. ऑलरेडी हमने लेजर्स पे डिस्कशन किया हुआ है कि क्वेश्चन की बैलेंस शीट की कौन सी चीजें लेजर में कहाँ पे ट्रांसफर होगी वो हमने याद किया था. तो फर्स्ट सारे असेट्स लिखेंगे. लैंड एंड बिल्डिंग एट अ बुक वैल्यू, PC is recorded at a revised value and the
balance ledger is prepared on the basis of book value. Land and building, plant and machinery, stock. But don't write the value first. You record your all assets, debtors and bank. The value will be written from बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट में वैल्यू है बिल्डिंग की 70,000, इसकी 0, इसकी 2,20,000, इसकी 1 लाख. स्टॉक की वैल्यू 35,000 and 18,000. दिस ऑल वैल्यू विल बी रिटर्न फ्रॉम द बैलेंस शीट. ये सारी की सारी वैल्यूज पारस सर बैलेंस शीट से लिख रहे हैं. मैं वापस से एक बार बोल रहा हूँ, दिस वैल्यूज विल बी रिटर्न फ्रॉम द ओल्ड कंपनी बैलेंस शीट. वो बैलेंस शीट से लिखी जाती है. दिस इज 6,000 and this is 2,000. All assets will be written here. एक और assets है miscellaneous expense not written off, advertisement expense. वो कहाँ जाएगा? तो अगर कोई fictitious loss या fictitious expense या P&L डेबिट बैलेंस है, अगर कोई expense या loss asset साइड में दिया है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. टू miscellaneous expense not written off, that is वो किसकी कंपनी में है? उषा में है. 5,000 रुपीज. मतलब यहाँ पे हमने असेट्स पूरा इधर लिख दिया एट अ बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में है वही, और मिसलेनियस एक्सपेंस हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स के डेबिट साइड में लिखा. फिर से गाइस वापस से एक बार बता रहा हूँ, सारे असेट्स एट अ बुक वैल्यू हमने रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा, मिसलेनियस एक्सपेंस आपने इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट में लिखा. अब लायबिलिटी साइड का हम पोस्टिंग करेंगे, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल. तो वो इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट साइड में जाएगा. इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस, दैट इज निशा का इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 लाख. हम सारी चीजें गाइस बैलेंस शीट में से देख रहे हैं. आप जब भी ये वीडियोस देख रहे हो तो ये पहले ध्यान रखिए कि आपका ध्यान सीधा का सीधा बैलेंस शीट पे होना चाहिए और सर जो पोस्टिंग कर रहे हैं उस पे होना चाहिए. उसके बाद देयर इज अ डिबेंचर्स, द लायबिलिटी. 3 लायबिलिटीज थी, तो लायबिलिटी विल बी रिटर्न ऑन रियलाइजेशन क्रेडिट, दैट इज 15% डिबेंचर. 15% डिबेंचर कहाँ जाएगा? तो लायबिलिटी में जाएगा. दैट इज निशा का डिबेंचर है, उषा में देयर इज नो डिबेंचर्स. देन रिजर्व फंड. रिजर्व फंड एनी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, इट विल बी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की क्रेडिट साइड में जाएगा, दैट इज 76,000 and 5,000, राइट. नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये भी एक लायबिलिटीज है गाइस. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, दिस विल बी राइट. तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना है? 6,000. इट विल बी ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन. सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000 and 60,000, 30,000 and 16,000. And then last that is given is profit and loss account. Profit and loss account, that value is 4,000 in Nisha Limited. Here the whole balance sheet is transferred. Guys, हमने पूरी बैलेंस शीट लिखी. एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कौन सी चीज़ हमने कहाँ लिखी. प्लीज़ जरा दिखाइए. रियलाइजेशन की डेबिट साइड में सारे असेट्स लिखे, वो भी बैलेंस शीट वैल्यू पे. हमने मिसलेनियस एक्सपेंस लिखा, वो इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट साइड में. देन सारी लायबिलिटी रियलाइजेशन के क्रेडिट में, रिजर्व, P&L, इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट साइड. फिर से एक बार गाइस तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज कॉन्सेंट्रेट. असेट से डेबिट में जाएंगे सारे के सारे डेटा, बुक वैल्यू, मिसलेनियस एक्सपेंस इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट में जाएगा. सारी लायबिलिटीज जो एक्सटर्नल है, जो पीसी में यूटिलाइज हुई माइनस करने के लिए, वो जाएगी रियलाइजेशन के क्रेडिट में. इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सर्वर फंड एंड P&L will be goes to equity shareholder credit. Now your balance sheet amount already posted. बैलेंस शीट की एक भी आइटम, एक भी चीज, नॉट अ सिंगल आइटम इज नाउ बैलेंस. ऑल आइटम आर पोस्टेड. नाउ वी शुड पास द एंट्री ऑफ PC. आफ्टर पोस्टिंग द बैलेंस शीट items and their value, we should record the value of PC, and the value of PC is
2,77,200 दैट इज अ पीसी ऑफ निशा एंड परचेज कंसिडरेशन उषा का है 1,32,000। नाउ मैंने 50 बार स्टूडेंट से बोला है इस एंट्री को बाय हार्ड करो। वो एंट्री क्या है? न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इन दिस केस उजाला लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या एंट्री आएगी बच्चों? उजाला लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो उजाला लिमिटेड का अकाउंट ये रहा, तो उजाला लिमिटेड में हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन। उजाला लिमिटेड में हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन और वैल्यू है 277,200 एंड 132 बाय न्यू कंपनी उजाला लिमिटेड। That value is 277,200 and 132, राइट। यह हो जाने के बाद आपका बेसिक पोस्टिंग ओवर हो गया सर इस क्वेश्चन में। अब आपको एक के बाद एक अकाउंट क्लोज करना सीखना है। फर्स्ट यू गोइंग टू क्लोज द न्यू कंपनी। यहाँ पे क्या आपको क्या क्लोज करना है? न्यू कंपनी। न्यू कंपनी का 277,200 एंड 132 वैल्यू आ गई, उसे डेबिट से उठाकर क्रेडिट में लिखिए। तो वैल्यू जितनी भी बचेगी अब वैल्यू कितनी बची? सेम वैल्यू, कुछ भी माइनस नहीं करना है। तो दैट वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इट विल बी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये इक्विटी शेयर ये बाय में बचा है गाइस, तो ये 2 में जाएगा। बाय में बचा है तो 2 में जाएगा, बाय में बचा है तो 2 में जाएगा। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा, तो ये क्या लिखा जाएगा? 2 न्यू कंपनी उजाला लिमिटेड 277,200 एंड 132। अब हम इक्विटी शेयर कैपिटल को बंद करेंगे। सेकेंड लेजर हमें इक्विटी शेयर कैपिटल बंद करना है। फर्स्ट हमने न्यू कंपनी क्लोज किया, न्यू कंपनी का बैलेंस इक्विटी शेयर कैपिटल में गया। अब इक्विटी शेयर कैपिटल बंद करेंगे। अब इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस गाइस कहाँ जाएगा? बोलिए। वो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स में। तो ये बाय में बचा है तो 2 में जाएगा। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 277,200 एंड 132। नाउ गाइस ऑलमोस्ट हमने सारी बातें तो फिनिश कर दी है, सिर्फ हमें 2 अकाउंट बंद करना बाकी रह गया, दैट इज रियलाइजेशन एंड इक्विटी शेयर होल्डर। तो फर्स्ट वी गोइंग टू क्लोज अ रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। तो हम पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते हैं निशा का। निशा का रियलाइजेशन का दिस साइड इज मोर 60, 1 8 2 10 13 तो 15 1 356 कितना बैलेंस बच रहा है? 2 8 10 1 6 7 2 14 2 16 2,800 ये लॉस है। ये नेट लॉस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर। सेम वे हमें उषा को भी क्लोज करना पड़ेगा। तो उषा का मुझे ये सेट ज़्यादा लग रहा है, तो 148 आ गया बच्चों। ये 148 इधर लिखेंगे। 8 6 14 2 16 2 18 12,000 दैट इज नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब जिसका 2 में प्रॉफिट बचा वो बाय में जाएगा, और जिसका प्रॉफिट बाय में बचा वो 2 में जाएगा। तो अब जो बाय में बचा है वो 2 में गया। 2 रियलाइजेशन अकाउंट दैट इज 2,800 निशा लिमिटेड गाइस। देन ये प्रॉफिट उषा का बचा बाय रियलाइजेशन, प्रॉफिट इज 12,000। नाउ
द इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट गोइंग टू बी टैली, दैट इज 2,80,000। तो बट ऑब्वियस निशा का इधर का भी 280 आएगा, क्रेडिट साइड ऑल्सो 280। उषा 137 है डेबिट साइड टोटल, and the credit side total is also 137. So here the balance is going to be tally here, balance sheet should be tally here, right? So you can see that the equity shareholder going to be tally, equity shareholder क्या हो गया, tally हो गया दोस्तों, right? So this is a ledger, बहुत आसान था। सबसे पहले हमें न्यू कंपनी हमने क्लोज किया, न्यू कंपनी से हमने बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफर किया, इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस हमने होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर में लिखा, फिर रियलाइजेशन में जो बचा वो भी इक्विटी शेयर होल्डर में लिखा, और ऑटोमेटिकली इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्या हो गया, टैली हो गया। नाउ नेक्स्ट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस आंसर इज द बैलेंस शीट आफ्टर अमालगमेशन, बैलेंस शीट आफ्टर अमालगमेशन। अब बैलेंस शीट अमालगमेशन में कभी कभी पूरे 20 मार्क्स के लिए आती है, तो ये बहुत आसान है। जो हमने उजाला लिमिटेड की वैल्यूज उधर लिखी है वही वैल्यू को हमें यहाँ मेंशन करना है। मैं एक के बाद एक यहाँ पे वर्किंग नोट बनाकर दिखाते जाता हूँ और उधर की वैल्यू को प्लस करके लिखूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले आता है फिक्स असेट टेंजिबल, तो फिक्स असेट की हम करते हैं बात, बच्चों फिक्स असेट की बात करते हैं। तो फिक्स असेट में देखो दो फिक्स असेट है, लैंड एंड building and plant and machinery show here only. This two value of Ujala Limited going to be merged to write down the value of, तो फिक्स असेट में लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी दो दिया हुआ है, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 70 है गाइस, और प्लांट एंड मशीन की वैल्यू है 2,98,000। तो 8 9 7 16 368, तो टेंजिबल फिक्स एसेट हो गया 3,68,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है नहीं, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक का टोटल उधर देखिए पीसी में 49,500 गाइस, 49,500, तो वही स्टॉक की वैल्यू इन्वेंटरीज में आएगी। सो आई होप यू नो दैट के इन्वेंटरीज स्टॉक। नाउ द वैल्यू ऑफ डेटर्स 38,500 है पीसी में टोटल उजाला का, वही डेटर्स की वैल्यू ट्रेड रिसीवेबल में आएगी 38,500। नाउ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दैट इज हियर बैंक वैल्यू रुपीज 8,000। देखिए पीसी में बैंक वैल्यू कितनी है, 8,000 है, वही 8,000 हमें यहाँ पे लिखना है। मीन्स द असेट साइड इज वेरी सिंपल। सेम वे लायबिलिटी में भी हम देखेंगे गाइस, लायबिलिटी देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स, राइट। चलो डिबेंचर्स की वैल्यू 40,000, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दैट इज डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दैट इज 15% डिबेंचर 40,000। Then creditors and employee provident fund, creditors and employee provident fund, creditors is equal to trade payable, creditors include 2 is equal to 46,000. Now trade payable, that is your other current liability. Other current liability is employee provident fund, that is second part, मैंने एक लाइन पहले से छोड़ के रखी हुई थी। Other current liability is 6,000, other current liability। Now ऑलमोस्ट थिंग इज ऑलरेडी पोस्टेड, सिर्फ शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और इंटेंजिबल, ये वो टेक्निकल पार्ट है बैलेंस शीट का जो कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट जाता है। क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है बेटा, इसमें एडजस्टमेंट है। देखिए एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट इज दैट बोथ द कंपनी आर टू बी रिसीव 10% वैल्यू ऑफ द
नेट वैल्यू इज रिस्पेक्टिव एज अ गुडविल एंड उसकी नेक्स्ट लाइन में लिखा है द परचेज कंसिडरेशन इज टू बी सेटिस्फाइड बाय उजाला इन इट्स फुल्ली पेड 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम मतलब हम जो ये वैल्यू दे रहे हैं उसमें 10% प्रीमियम है दोस्तों। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? इस वैल्यू में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? तो कहने से 10% प्रीमियम है, तो अगर ये 120 है तो 12,000 सिक्योरिटी प्रीमियम है। अगर ये 252 है तो 25,200 इज सिक्योरिटी प्रीमियम है। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू मिल जाएगी, इन दोनों को प्लस कर दो तो सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू मिल जाएगी। ओके गाइस, सो सेम वे गुडविल भी है ऑलरेडी 37,200 रुपीज का गुडविल भी है, इंटेंजिबल भी है। सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम एक 20 और 2 बाउंड। चलो शेयर कैपिटल गाइस, शेयर कैपिटल में ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल दैट इज वैल्यू ₹20 lakh। પેલી બાજુથી જાઓ, कंटिन्यू। इश्यू एंड पेड अप शेयर कैपिटल तो दोनों को प्लस 120। यार एक तो Now, this is your share capital and this is your reserves and surplus. Now, your balance sheet value going to be tally here. अब हम लास्ट पार्ट करेंगे 7 2 9 6 15 6 21 2 7 9 3 12 4 16 4 20 2 3 5। योर बैलेंस शीट विल बी टैलीड एट 5,01,200। यहाँ पे सारी चीज़ों का वर्कआउट दिया हुआ है, कौन सी चीज़ कैसे फाइंड आउट की गई है। एक बार पूरी तरह से वापस से पिक ग्रुप में भेज दिया जाएगा बोर्ड पे से लेकर। फिर भी कोई डाउट्स है तो आपको ऑलरेडी ग्रुप में इंफॉर्मेशन डाल दी गई है कि भाई कौन से टाइम पे आपको क्वेश्चन क्वेरी करके सॉल्व करना है। सो दिस इज द होल सम्स, इट्स वेरी रियली इंटरेस्टिंग। निशा और विशा करने से आपका नेट एसेट और अमाल कमीशन का पार्ट एकदम क्लियर हो जाता है। ऑलमोस्ट हमने बैलेंस शीट, ओल्ड कंपनी लेजर, पीसी सारी चीज़ें ड्रॉ की हुई है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड नाइसली। इफ एनी डाउट्स call me personally, I will solve your problems. Thank you guys, thank you very much.